इधर बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों ने रोड शो कर माहौल बनाने की कोशिश की। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा, भोजपुरी स्टार और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, सांसद मनोज तिवारी, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने रोड शो किया। देखिए रिपोर्ट। आखिरी दिन स्टार प्रचारकों का रोड शो। भागलपुर में बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने किया रोड शो। भागलपुर में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का रोड शो। गया जी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का रोड शो। काराकाट में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का रोड शो। बेतिया में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का रोड शो। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वोटरों को लुभाने के लिए स्टार प्रचारकों ने रोड शो किया। भागलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए उनकी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने रोड शो किया। बूढ़ानाथ मंदिर से रोड शो शुरू हुआ, जो शहर के कई इलाकों का भ्रमण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। भागलपुर में नेहा शर्मा के रोड शो को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा। निरहुआ का रोड शो स्टेशन चौक से शुरू हुआ, जो शहर के कई इलाकों का भ्रमण करते हुए हवाई अड्डा मैदान में समाप्त हुआ। निरहुआ के साथ रोड शो में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। निरहुआ की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गया जी शहरी विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार के समर्थन में रोड शो किया। गया जी के गांधी मैदान से रोड शो की शुरुआत हुई, जो शहर के कई इलाकों का भ्रमण किया। बेतिया में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोड शो किया। बगहा, रामनगर और नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में नायब सिंह सैनी ने रोड शो किया। रामनगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और अभिनेत्री स्मृति सिन्हा मौजूद थीं। बिहार के काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के समर्थन में रोड शो किया गया। बरवाडीह पश्चिमी जिला परिषद सदस्य संतोषी शेखर भी इसमें शामिल हुई। रोड शो में उमड़ी भीड़ को देख प्रत्याशी गदगद नजर आए। ये भीड़ वोट में तब्दील होती है या नहीं, इसके लिए 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शाहनवाज के पास चलते हैं। शाहनवाज, देखिए आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खूब रोड शो किया गया। अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस की ओर से, अलग अलग स्टार को उतारा गया और जनता से वोट की अपील की गई, जनता के मन जीतने की कोशिश की गई। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है, 11 नवंबर का वो तारीख, जब जनता अपने अधूरे काम को पूरा करेगी और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने आने वाले 5 साल के भविष्य को कैसा देखना चाहते हैं, ये सुनिश्चित करेंगे। अब हम आते हैं उन तमाम पहलुओं पर जिन पर इन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बातचीत हुई, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो या फिर जंगल राज का मुद्दा हो। ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये चुनाव प्रचार के दौरान खूब गूंजे हैं। जी, अगर बात मुद्दों की करें तो वाकई अलग अलग मुद्दे रहे। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास सुशासन का मुद्दा था, लोगों को जो राहत मिली है, सड़कों का जाल बिछा है, बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री मिली है, उस बात का एहसास लोगों को दिलाकर उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन महागठबंधन के पास अलग अलग मुद्दे थे, जिसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था।
इसके अलावा वोट चोरी कांग्रेस ने उसमें एडिशनल एक ऐड ऑन किया। कुल मिलाकर के लोग बहुत संवेदनशील भी हैं और समझदार भी हैं, अपने पत्ते इतने आसानी से खोलेंगे नहीं। बहुत कुछ होता है इलेक्शन में, अलग अलग समीकरण बिठाए जाते हैं, अलग अलग उम्मीदवार कुछ तो खड़े होते हैं, कुछ को खड़ा किया जाता है और सीधे आंकड़ों पर अब बात होती है। पहले भावनाओं की बात होती थी, जन समर्थन की बात होती थी, अब बाकायदा तौर पर पार्टियां भी जो है वो आंकड़ों के खिलाड़ियों को पहले से हायर करती हैं। बड़े बड़े जो प्रत्याशी हैं, जो महंगे हैं, धन्ना सेठ हैं, उन्होंने तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, तो इसके लिए काम कर चुके, उन लोगों को हायर किया हुआ। वो तय करते हैं कि आपको मीडिया बाइट्स किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ सभा हो रही है। तो क्या ये अब चुनाव का परिदृश्य काफ़ी बदला हुआ दिखाई दिया इस बार के चुनाव में, इसलिए परिणाम भी उसी तरह का आएगा। हम लोग सिर्फ देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार खड़ा है और कौन किसको टक्कर दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा बहुत कुछ अब होने लगा है जिसको पहले नहीं समझा जाता था। अब एक नए रास्ते से चुनाव चल रहा है, लेकिन फिर भी ये बात सही है कि ज़्यादातर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें आपस की जो टक्कर महागठबंधन वर्सेस एनडीए ही है। अब सीधी लड़ाई है, वो चाहते हैं कि आप सामने वाला ना जीते, इसके लिए अब इसको वोट देना है। नाराज़गी भी बहुत है। एक खास बात और मैं कहना चाहूँगा कि कई जगह लगातार जीत रहे प्रत्याशी, जैसे कहीं 3 बार के जीते हुए हैं, कहीं 2 बार के जीते हुए हैं, तीसरी बार लड़ रहे हैं, तो उन्हीं के संगठन के लोग अब ये चाहते हैं कि जब हर बार इसी को टिकट मिलेगा तो फिर हम राजनीति क्यों कर रहे हैं, हम संगठन में क्यों हैं। इसलिए अब उसको पहले तो कोशिश की गई कि इनको टिकट ना दे करके किसी और को दिया जाए, लेकिन ये बहुत जगहों पर नहीं किया पार्टी ने, क्योंकि एक जीता हुआ कैंडिडेट है, उसका दावा बनता है नेचुरल सा। लिहाजा इंटरनली थोड़ा सा, अब जैसे किशनगंज में मैं खड़ा हूँ इस वक्त, किशनगंज में ही कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पूर्णिया में बीजेपी का प्रत्याशी है, वो एज इट इज है, बीजेपी के विधायक 2 बार पहले भी रह चुके हैं, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन किसी बड़े फायदे के लिए भी उनका नाम नहीं लिया जा पा रहा है। ठीक है, जो सरकार की योजनाएं हैं लागू हो जाती हैं, वो सुलभ व्यक्ति हैं, किसी के घर चले जाते हैं, किसी, इससे ज़्यादा कोई विजनरी कोई डिसीजन उनका नहीं है। इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए परिवर्तन की हवा चलाई जा रही है और सामने वाला उसका फ़ायदा भी उठा रहा है। ये काम नहीं करा पाते हैं, बड़ा काम नहीं करा पाते हैं, जबकि सत्ता के। किशनगंज का मामला दूसरा है। किशनगंज में लगातार कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है और सरकार वहाँ किसी दूसरे व्यक्ति की होती, दूसरे ग्रुप की होती है, इसीलिए अब उसको उस तरह से कोई फ़ायदा दिला नहीं पाता है। तो चुनाव के अलग अलग तह होते हैं। अब उस तह के अंदर उठा करके आप एक्सपर्ट की नज़र से देखेंगे तो बहुत बातें समझ में आएगी। इसलिए कभी कभार पंडित भी जो है, आंकड़ों के माहिर भी चूक जाते हैं, इसीलिए कभी कभार आपको जो ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल सही हो उतरता है तो कई बार बिल्कुल फेल हो जाता है, जैसे झारखंड में फेल हुआ लोगों का अंक गणित आंकड़ा। तो यही सब कुछ है, लेकिन लोकतंत्र की इस प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। 14 तारीख को ही जब ईवीएम खुले और उससे परिणाम निकले तो ही ये तय करना चाहिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आप किसी और से पूछते हैं, वो आपसे पूछता है कि निश्चित कौन तौर पर जीत रहा है। शाहनवाज, जैसा चुनाव बीता है, खास तौर पर पहले चरण का, और जो वोटिंग परसेंटेज चौंकाने वाले, हालांकि लोकतंत्र के मद्देनजर ये बेहद खुशखबरी वाली तस्वीरें थी। 10% का वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ। और अगर हम बात करें, इस बार का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। थर्ड फ्रंट जिसे जनसुराज कहा जा रहा है, कुछ बागी भी चुनावी मैदान में है, तो कई सीट ऐसे होने वाले हैं जहां पर 14 नवंबर को बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे। देखिए, आज मैं भी थोड़ी देर टीवी देख रहा था। जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो बिहार को लेकर के अब
जनसुराज को लेकर के डिबेट कर रहा था कि जनसुराज का क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इम्पैक्ट होगा, 14-15 सीटें आएंगी। कुछ लोगों का मानना है कि उनको एक सीट मुश्किल से आ जाए तो बहुत है। वो उस पर भी बहुत कहना पड़ेगा कि बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। ये बात सही है, खास करके सीमांचल के एरिया में जनसुराज का कोई बड़ा इम्पैक्ट मुझे दिखाई नहीं दिया है। ये कहना भी कि वो रेस में भी कहीं है, ये भी गलत होगा। एमआईएम के साथ निश्चित तौर पर शाहनवाज यह है कि एआईएमआईएम हो, जनसुराज हो या फिर नई नई बनी पार्टी जनशक्ति जनता दल हो, सब कुछ ना कुछ कारनामा करने वाली है और कहीं ना कहीं पूरे खेल को ये तीनों दल रोचक बना रहे हैं। खैर ये 14 नवंबर को पता चल पाएगा कि जो तीनों दलों ने पूरी ताकत झोंकी है, किसका खेल बिगाड़ा है या फिर जो दावे किए गए हैं वो दावों पर वो पूरी तरह से खरा उतर पाए हैं या नहीं। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।